बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। उन हवाओं की कसम जो पे दर पे भेजी जाती हैं, फिर उनकी कसम जो तुंदो तेज़ हैं, और उनकी कसम जो बादलों को फैलाने वाली हैं, फिर उनकी जो बादलों को पारा पारा करने वाली हैं, फिर उनकी कसम जो दिलों में ज़िक्र का अलका करने वाली हैं, हुज्जत तमाम करने के लिए या डराने के लिए। बेशक जिस बात का तुमसे वादा किया गया है वो ज़रूर होकर रहेगी, बस उस वक्त जब सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे। सूरह अल-मुरसलात की आयत 1 से 8 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने और इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज मंगल है 12 शोबान अल मुअज़्ज़म 1433 हिजरी, 3 जुलाई सन 2012 है। और आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का आपसे तारुफ कराते हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? मेहरबानी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी जिस तरह सफ़र कर रही है उसकी सारी निशानियाँ, उसकी सारी बातें कुरान में आ गई हैं। बेशक। और खुदा की कसम ये तमाम निज़ाम इतना ज़बरदस्त है, इतना गंभीर है कि अगर आदमी इस पर गौर करे तो फिर गौर करता ही चला जाए। अच्छा देखिए, मैं ये कहा, ये जुमला मैंने कहा कि फिज़िक्स जो है वो मेटाफिज़िक्स को साबित कर रही है। जो तबीयत है जिस पर ये गरूर करते हैं वो माबद तबीयत को साबित करती चली जा रही है। और खुदा की कसम जो कुछ कुरान में है, जो कुछ रसूल ने फरमाया, उसको ये तमाम जो इजादात और मामलात हैं उसको साबित करते चले जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात। और इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम में हम शुरू करते हैं। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आज की लीड स्टोरी है और यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के हवाले से बात करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक खबर की यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, मजीद 15 मरीज जाँ बहक, 918 डॉक्टर्स ड्यूटी पर वापस। फौजी डॉक्टरों ने आउटडोर खोल दिए। उलमा इकराम और ईदी ने हड़ताल खत्म करने की अपील कर दी। 596 नए डॉक्टर्स तैनात, 400 मजीद भर्ती होंगे। 34 जेल मुंतकिल, 30 की बरतरफी के अहकामात मुज़ाकरात नहीं हो रहे। राना सनाउल्लाह गिरफ्तारियों के खिलाफ आज यौम स्याह मनाएंगे, PMA ने ऐलान किया है। फिर वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि हर कीमत पर पंजाब के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। डॉक्टर्स की हड़ताल से हलाकतों पर दिल खून के आंसू रो रहा है। डॉक्टरों का इलाज से इनकार काबिल मज़म्मत फ़ेल है। दानिश स्कूल सिस्टम इनकलाबी मनसूबा है। इंडोमेंट फ़ंड के लिए 1 अरब रुपये फराहम करने की भी हिदायत कर दी गई। डॉक्टर्स की हड़ताल और अब जो सूरत हाल है डॉक्टर साहब, 15 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले 15 दिनों से इस हड़ताल पर बात भी हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स कसूरवार हैं। तो क्या ब्यूरोक्रेसी कसूरवार नहीं है? क्या हुकूमत कसूरवार नहीं है? मैं समझता हूँ कि ये अनाओं का टकराव है, और जब अना मनफी हो जाती है तो फिर वो सब कुछ फना कर देती है। मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ डॉक्टरों की कि उन्होंने हड़ताल क्यों की, उन्होंने मरीज़ों का इलाज करने से क्यों इनकार किया जबकि जो उनकी ड्यूटी है। तो मैं ये भी अर्ज़ करता हूँ कि डॉक्टर सड़कों पे क्यों निकले, डॉक्टर बाहर क्यों आए? डॉक्टरों ने ये गैर डॉक्टराना, ये मैं एक इस्लाह, ये गैर डॉक्टराना रवैया क्यों इख्तियार किया? कोई तो बात होगी। सही। आखिर मैं समझता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात कर, वो कहते रहे कि ब्यूरोक्रेसी को एक तरफ करें और आप हमसे बात करें, हम आज ही हड़ताल ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। तो शहबाज शरीफ तो अवामी आदमी है, वो तो खादिम पंजाब कहते हैं अपने आप को। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि खून के आंसू तो वो रो रहे हैं, मगर सही आंसू जो हैं वो भी तो वो रोएं। तो डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में ये जो कार्रवाई की है पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर्स के खिलाफ, ये गलत किया? ये मैं समझता हूँ कि ये गलत है। देखिए 15 मरीज जो जाँ बहक हो गए, इनका जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ जिम्मेदार डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन उसमें जिम्मेदार हुकूमत भी है और ब्यूरोक्रेसी भी है। आप किस तरह इनको अलग कर सकते हैं या इनको जिम्मेदारी नहीं देते आप? क्यों? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कभी ब्यूरोक्रेसी सड़कों पर निकली है, कभी उन्होंने मुजाहरा किया मुतालबात के लिए। हर महकमे के लोग, सिर्फ डॉक्टर नहीं, टीचर भी और क्लर्क भी और मजदूर भी और सब बाहर निकले और मुजाहरे किए हैं। अच्छा, मुजाहरे करने के बाद उनकी पिटाई की जाती है, उनकी तौहीन की जाती है।
औरतों को बालों से पकड़ पकड़ सड़कों पे लिटाया जाता है और मारा जाता है, तो ये तौहीन नहीं है। अच्छा, फिर उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके मुतालबात सही थे, अगर वो सही थे तो पहले क्यों तस्लीम नहीं किए गए? ये एक कल्चर बन गया है हमारी ब्यूरोक्रेसी का। क्यों बना? वो लोगों को जिल्लत और अजियत से दो चार करना उनकी एक अना बन गई है, एक खुफिया हाथ बन चुका है जो कि मामलात को बिगाड़ने का जिम्मेदार है। जी, मैं बार बार कह चुका हूँ कि मैं ब्यूरोक्रेसी को बुरोक्रेसी कहता हूँ। खुदा की कसम ऐसी ऐसी बातें मुझे मालूम है ब्यूरोक्रेसी की, मैं इज्जत भी करता हूँ, वहाँ को अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उन्होंने सियासतदानों ने भी किया होगा बुरा इस मुल्क के साथ, जर्नैलों ने हुक्मरानों ने भी किया होगा, लेकिन खुदा की कसम जितना अफसरों ने, बल्कि अफसरानों ने, हुक्मरानों के साथ अफसरानों कहना चाहिए, ये अफसरशाही, ये नौकरशाही, भाई नौकर भी और शाही भी, ये तो तदाद इसके अंदर मौजूद है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इख्तियारात इनके पास हैं, फंड्स इनके पास हैं। अच्छा, एक सी बात करते हैं कि जो अफसरी जो है वो हुकूमत से बेहतर है, अफसरी हुकूमत से बेहतर है, क्योंकि हुक्मरान जो हैं वो भी अफसरों के मोहताज हैं, मातहत हैं। सियासतदान ने तो 5 साल के लिए आना होता है, और ये ब्यूरोक्रेट जो हैं इन्होंने तो मुसलसल, ये किसी को जवाबदेही नहीं है, ये मुस्तकिल हैं। अच्छा, आप देखें, मैं ये अर्ज करता हूँ बड़े अदब से, मेरे दिल में सॉफ्ट कार्नर है शहबाज शरीफ के अंदर, और मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ जो है उसके अंदर लीडर की खुसूसियात मौजूद हैं, तो वो क्यों उन लोगों के मशवरों पे अमल करते हैं कि जो इस मुल्क को, तो आपके कहने का मतलब है शहबाज शरीफ को खुद मुज़ाकरात करने चाहिए थे, बिल्कुल मुज़ाकरात करनी चाहिए थी उसे। पहले डॉक्टर सईद अलाई ने बड़ा गर्क किया, अब सलमान रफीक जो है वो कुछ बेहतर आदमी है और वो कर रहा है, मगर वो भी ब्यूरोक्रेसी जो कुछ कहती है उनको कर। अच्छा देखें, ये वफाकी हुकूमत के खिलाफ हैं, लेकिन वफाकी अफसरशाही जो है उसके हक में है। आप देखिए, सेक्रेटरीट का जो चीफ सेक्रेटरी है वो ब्यूरोक्रेट है, और जो सीएम सेक्रेटरीट है, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट, उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंचार्ज है वो ब्यूरोक्रेट है। तो ब्यूरोक्रेट में घिरे हुए हैं ये तमाम हुक्मरान। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इससे पीछा नहीं छुड़ाएगा। अच्छा, सर्विस स्ट्रक्चर का मुतालबा करते हैं डॉक्टर्स, आप जरा इस हवाले से बताइएगा कि क्या सही नहीं था सर्विस स्ट्रक्चर? इनकी तनख्वाहें 60-70 हज़ार रुपए नहीं थी, देखिए मेडिकल नहीं मिलता था, इनको अलाउंसेस नहीं मिल रहे थे। सर्विस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इनकी प्रमोशन कैसे होगी, ये आगे कैसे बढ़ेंगे, इनको अगला ग्रेड कैसे मिलेगा। ब्यूरोक्रेसी ने सिर्फ अपना सर्विस स्ट्रक्चर बनाया है, किसी महकमे का सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। उनको जो बरात मिलती है, उनको जो प्रमोशन होती है, ये उन पर एहसान जताते हैं कोई। अच्छा देखिए, रूल्स इनके अपने मोम की नाक है। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कहूँ कि मसलन सरकारी घर हैं, मुझे भी सरकारी घर मिला है, मैं अगरचे प्रोफेसर था। अच्छा, अब रूल क्या है, अब रूल क्यों बनाया है इन्होंने? रूल ये है कि अब मकान सिर्फ उनको मिल सकेगा जो सेक्रेटरीट के मुलाजिम हैं, जो सूबाई असम्बली के मुलाजिम हैं, और जो हाई कोर्ट के मुलाजिम हैं। भाई बाकी जो मुलाजिम है वो मुलजम है, वो क्या पाकिस्तान के खिदमत गुजार नहीं है? उनका कोई हक नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसके बुनियादी असूलों के खिलाफ है। जब ये चाहते हैं रूल्स बना देते हैं, जब ये चाहते हैं उसको रिलैक्स कर देते हैं। ये मेरी समझ। अच्छा, फौजी डॉक्टर्स आगे बहुत हम उनको वेलकम करते हैं, और उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी आवाम का साथ दिया, मरीजों का साथ दिया है कि जब डॉक्टर जो हैं, जो मसीहा कहलाते हैं, वो छोड़ के जा चुके थे, फौज के डॉक्टर्स आए हैं, उन्होंने ये क्या मसले का हल है और मसले का हल किस तरह है? इससे पहले भी एक मरतबा शहबाज शरीफ ने फौज को बुलाया था, तो फौज को बुलाते तो तुम हो, जब फौज आ जाती है तो फिर नाराज हो जाते हो। ये मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, फिर देखिए, 8000 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं, चंद 100 फौजी डॉक्टर और चंद 100 दूसरे डॉक्टर क्या करेंगे? पूरे पंजाब में ये मामला है, सैकड़ों अस्पताल है और हजारों मरीज हैं, उनसे ये कैसे निपटेंगे? मैं समझता हूँ कि इसका हल ये था कि शहबाज शरीफ साहब जो बहुत लीडर हैं और हिकमत अमली भी उनके पास है, बसीरत भी उनके पास है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी मशहूर हैं। ठीक, कहा जाता है उनके पास के बड़े बड़े वो मैनेजर हैं और गवर्नर्स के बड़े कायल हैं, और ये बातें उन्हें मशवरा दें कि अब क्या करना चाहिए। 15 मरीज जांबाक हो चुके हैं और सूरत-ए-हाल गंभीर है। मैं कहता हूँ कि अगर एक मरतबा शहबाज शरीफ डॉक्टरों से मिल लेते, उनसे सिर्फ वादा कर लेते, तो वो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ये कहें कि मैं मिलूंगा डॉक्टरों से तो हम हड़ताल खत्म कर देते। मैं कहता हूँ कि डॉक्टरों का ये फेल काबिल मुजम्मत है। ये जो लोग मरे हैं, इनके कत्ल का मुकदमा इन पर दायर करना चाहिए, मगर इसमें दूसरे लोग भी शामिल हैं। ये ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है ना। आखिर वो मजबूर हुए हैं बेचारे, अगर हड़ताल करने पर तो क्यों मजबूर हुए?
तो हमारी ब्यूरोक्रेसी को कुछ सॉफ्ट कार्नर दिल में रखना ठीक चाहिए। है। उस सिर्फ अजियत और जिल्लत से दो चार लोगों को नहीं राइट, बहुत अच्छी तरजीह दी है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद इनिशिएटिव लें और डॉक्टर से मुज़ाकरात करें। और डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इन डॉक्टर्स के खिलाफ, लेकिन सिर्फ डॉक्टर्स के खिलाफ ही नहीं, तमाम उन लोगों के खिलाफ जो कि इस हड़ताल के जिम्मेदार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, वाक़यात जो है पाकिस्तान की सरहदों पर इंतहाई गंभीर है। 60 अफगान फौजियों का पाकिस्तान इलाके पर एक बार फिर हमला, 1.5 घंटे तक झड़पें, 2 कबायली जांबाग अपर कुर्रम गौसगढ़ा के मुकाम पर होने वाले हमले में एक कबायली भी जख्मी हुआ। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में भेज दिया गया। मुकामी लश्कर के साथ झड़पों के बाद अफगान फौजी वापस जाने पर मजबूर हो गए। दूसरी जानिब अगर हम नेटो सप्लाई की बात करें तो इस हवाले से एक खबर भी शामिल कर लेते हैं कि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी इंग्लैंड का दौरा मुख्तसर करके वापस पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में सप्लाई रूट्स खोलने पर मुशावरत की। नेटो सप्लाई की बहाली के लिए पुरुम्मीद हैं, रासमुसेन का ये कहना है। और पाकिस्तान के ताउन के बगैर अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। गुफ्तगू, पाकिस्तान अंदरूनी सतह पर सप्लाई बहाली पर बात कर रहा है अमरीका। डॉक्टर साहब, 2 महाज हैं, एक तो अफगान फौजियों और अफगान शिद्दत पसंदों की जानिब से मुसलसल अटैक्स जारी हैं। क्या आप समझते हैं कि इनको अमेरिकन की पुष्टमनाही हासिल है ताकि पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा सके और नेटो सप्लाई बहाल की जा सके? मैं समझता हूँ एहतशाम कि अमेरिका और नेटो की पुष्टमनाही के बगैर ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। अफगान हमेशा से अपने आप को कमज़ोर समझते हैं पाकिस्तान से। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे अर्ज़ किया था कि जो हैसियत अमेरिका की पाकिस्तान के लिए है वही पाकिस्तान की अफगानिस्तान के लिए है। तो अफगानिस्तान कैसे हमला कर सकते हैं? ये सिर्फ अच्छा, आप देखें कि रूस का जब यहाँ पर कब्जा था और वो काबिज होने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त भी हमले होते थे और हम सिर्फ उस पर एहतजाज करते थे। वो हमले क्या, उसके बाद हमले ख़त्म हो गए। इसका मतलब कि रूस की पुष्टपनाही हासिल थी, अब ये पुष्टपनाही जो है वो हासिल है। मसलन मैं समझता हूँ कि वहाँ अफगान जो हैं वो तालिबान का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तालिबान ने उनका नाक में दम किया हुआ है और अफगानिस्तान के ज़्यादा हिस्से पर तालिबान काबिज हैं। वहाँ तो ये हमले नहीं करते। तो पाकिस्तान को गाजर समझा हुआ है, पाकिस्तान को मूली समझा हुआ है, पाकिस्तान को बिल्कुल कमी समझा हुआ है कि वो जब चाहते हैं पाकिस्तान में आ जाते हैं। और तो मैं समझता हूँ कि फ़ौज को अब मुकर्रर करना चाहिए अफगान सरहद पर, जिस तरह भारत की सरहद पर हमारी फ़ौजें मुतय्यन हैं, वहाँ मुतय्यन कर दें। मैं फिर देखूँगा किस तरह आते हैं वो, और जितने बंदे आए उन सबको मार दिया जाए। तो फिर दूसरी मरतबा आएंगे? बिल्कुल नहीं। पहली मरतबा देखें, ये हमला नेटो ने किया था, अब अफगान कर रहे हैं तो वो खुद कर रहे हैं। मतलब है कि क्या उनको ख्वाब आया कि भी हमला कर दो? मैं समझता हूँ कि सारी की सारी नेटो सप्लाई की बहाली के लिए टैक्टिक्स हैं कि जो अमेरिका और बरतानिया कर रहा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का बयान, रासमुसेन कहते हैं कि हम पुरुम्मीद हैं नेटो सप्लाई बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। जरदारी साहब भी बड़ी जल्दी इंग्लैंड से वापस आ गए हैं। आप समझते हैं मामला तमाम तय हो चुके हैं, शराइत पूरी हो चुकी हैं, रेट तय हो चुका है, बस अब ऐलान होना बाकी है और अमेरिका माफी नहीं मांगेगा? पुरुम्मीद तो वो हैं, मगर मैं समझता हूँ कि उनका दिल जो है वो पुर है अंदेशों से, ख़तरों से, मुनाफ़क़तों से, जलालतों से और पाकिस्तान दुश्मनियों से। ठीक, तो ये उम्मीद का पुर होना जो है ये क्या है? ये खाली जगह पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो क्यों पुरुम्मीद हैं, उन्हें पुरुम्मीद नहीं होना चाहिए। मैं अगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तहकम हो, अगर मजबूत मौक़िफ़ हो तो वो क्यों पुरुम्मीद हो? वो तो हमले भी कर रहे हैं आप पर, वो तो माफ़ी भी नहीं मांग रहे। क्या किसी पाकिस्तानी ने ये बयान दिया है कि हम इस पर पुरुम्मीद हैं कि अमेरिका माफ़ी मांग लेगा? अब देखिए क्या मजाक बनाया हुआ है खुदा की कसम। एक तो उन्होंने हमला किया, एक तो हमारे फौजियों को मारा, 24 शहीद कर दिया। और जो वज़ीर-ए-आज़म इन्वर्टेड कामास में गिलानी ने कहा था कि अमेरिका की माफ़ी मांगने से क्या वो 24 बंदे जो हैं जिंदा हो जाएंगे। तो अब ये कहा जाए कि वज़ीर-ए-आज़म तुम नहीं रहे। तो उन्होंने तो और भी बहुत सारे मखौल किए थे, बयानात नहीं, वो मखौल था। वो उन्होंने ये भी कहा था पाकिस्तानी वतन छोड़ के चले जाएं, जा सकते हैं तो चले जाएं। देखो ना, मैं अच्छा, फिर उसने अब एक जो हाकी है कि जी मैंने सुकरात की तरह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तस्लीम किया है। भाई कहाँ सुकरात, कहाँ तुम सुकरात के पैरों के बराबर नहीं हो। तो उतना बड़ा फलसफा था, खुदा की कसम। आपकी पॉलिटिकल साइंस, आपका फलसफा, आपकी हिस्ट्री जो है वो सुकरात के जिक्र के बगैर बिल्कुल बेमानी है। बिल्कुल सही। और वो आदमी जिसने जवानों को तैयार किया था, उस पर इल्ज़ाम नहीं था कि वो जवानों को गुमराह करता है, जिस तरह इमरान खान खुद को सुकरात के साथ कंपेयर करना है। लेकिन देखें सुकरात ने क्या कहा था, बड़ी अच्छी बात। मैं एक आपसे करूँ, तजज़ियत होते रहते हैं। सुकरात को जब फांसी का हुक्म हुआ, आप देखें 29 जज थे जिन्होंने हुक्म दिया था,
और 29 जजों में से एक जज का नाम जो है वो न मैं जानता हूँ, ना आप जानते हैं, न कोई और जानता है। और सुकरात का नाम तो सारी दुनिया जानती है। अच्छा, सुकरात से कहा गया कि तुम्हें किस तरह मारा जाए, तलवार से तुम्हारी गर्दन मारी जाए, तुम्हें फांसी दी जाए, तो तुम्हें जहर दिया जाए। तो वो बूढ़ा प्रोफेसर जो था वो मुस्कुराया, उसने कहा कि मैं सुकून से मरना चाहता हूँ, मैं जहर पीऊँगा। और जहर उसने खुद पी, और खुदा की कसम इस तरह पी जिस तरह हम चाय भी नहीं पीते चुस्कियाँ ले लेकर। और फिर वो लेट गया, वो सो गया, फिर उसके बाद अबदी नींद सो गया। और उसकी रिश्तेदार खवातीन आई जो रो रही थी, उसने उनको दूर कर दिया। उसने कहा मैं इस वक्त किसी रोने की, किसी सिसकी की, किसी आह की आवाज़ नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मेरा जो मिशन था वो खूबसूरत मिशन था। बिल्कुल सही। अच्छा, उसको ये भी कहा गया था कि हम तुम्हें अगवा कर लेते हैं, तुम्हें भगा के ले जाते हैं। उसने कहा नहीं, अगर मैं भाग गया तो जो मेरा मौक़िफ़ है वो मुतासर होगा, लोग कहेंगे कि वो झूठा था इसलिए भाग गया। मैं मर जाऊंगा ताकि मेरी मौत ये साबित कर दे कि मैं सच्चा हूँ। और आज ये साबित हो गया है कि वो सच्चा था। बिल्कुल सही। तो कलामी को कौन सच्चा कहता है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म का एक बयान, उसके बाद ब्रेक पर जाना है। बलोचिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की है कि बलोचिस्तान में एजेंसियां मनमानी कर रही हैं, खुली छुट्टी नहीं देंगे, जबकि नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि गवादर पोर्ट की मजबूती बलोचिस्तान की खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगी। ब्रेक से वापस आते हैं, दोनों खबरों पर तजिया भी लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नवाब वक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल भी कर सकते हैं। और मुझे बताया गया कि पहले कॉलर भी हमारे साथ हैं, लेकिन डॉक्टर साहब से हम पहले इजाज़त लेंगे। पहले कॉलर है मुस्तफ़ा साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आपका प्रोग्राम सुन सकता हूँ। अभी जो अभी आपने देख नहीं सकता बिजली की वजह से। मैंने आपसे एक गुजारिश ये करनी थी, और आपके थ्रू ये जो आपके राजा परवेज अशरफ साहब से, कि इनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ये बिजली के महकमे में या बिजली से मुतल्लिका जो भी महकमाजात हैं, वेबडा हो गया, दीगर हो गए, इसमें कितनी करप्शन है। तकरीबन अगर 4 से 6 अरब डेली की करप्शन है, तो ये जो महकमे हैं इनमें भी कोई 2 अरब की डेली होगी। अगर इनको 60 साल पे ले जाएं तो ये मेरे ख्याल में कोई 20,000 अरब की करप्शन बनती है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना ये चाहता हूँ कि उनसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता कि ये जो करप्शन है हर साल की अरबों हाँ की, ये गरीब अवाम पे क्यों पास ऑन कर रहे हैं। ना वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, ना चोरी, ना मैनेजमेंट, ना करप्शन परचेजेस में, कॉन्ट्रैक्ट्स में। आम आदमी के ऊपर ये फ्यूल एडजस्टमेंट का जो इन्होंने एक बोझ डाल दिया है, एक मुसीबत डाल दी है, इसको खत्म करें। अगर वो अब आज दूसरे रेट कम हुए फर्नेस ऑयल के, तो हर जस्टिफिकेशन है कि बिजली के रेट फिर से चले जाएं वो 2008 पे। ये सब झूठ था जो कुछ हुआ रेंटल यूनिट्स की वजह से। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको खत्म करें गरीबों के ऊपर। बहुत शुक्रिया जी मुस्तफा साहब। में बात करते हैं मिसेज इलियास की, कॉल भी शामिल करेंगे, लाहौर से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेज इलियास। वालेकुम सलाम। ये नियाजी साहब जो कुछ भी फरमा रहे थे डॉक्टरों की शान में, ये तो डॉक्टर नहीं भेड़िए बन गए। 1 दफा हुआ, 2 दफा हुआ, ये तो ब्लैक। जब अस्पतालों में जाए तो ये खाने को दौड़ते हैं कि जैसे गरीब की नहीं। इनको सोचना चाहिए कि ये क्या करते हैं। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम इसी पे बात करें, डॉक्टर भेड़िए बन चुके हैं। ठीक कहा इन्होंने। देखिए ना, किसी मुल्क में खरबपति डॉक्टर होते हैं, 2-2 हज़ार फीसें पाकिस्तान में होते हैं, और ये दौरे करते हैं बैरून मुल्क। ठीक कहा, मैंने डॉक्टरों की हिमायत नहीं की। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जो सूरत हाल बन चुकी है उसमें हुकूमत और डॉक्टरों को दोनों को मिलके ये बात करनी चाहिए। ये मिसेस इलियास ठीक फरमा रही हैं कि जो तर्ज अमल है, जो सलूक है अस्पतालों में डॉक्टरों का, वो भी ठीक नहीं है। पहले डॉक्टर मसीहा होते थे। देखिए, मैं समझता हूँ एक मुस्कुराहट जो है वो बहुत बड़ी दवा है, बहुत अच्छी दवा है। खुदा की कसम, अगर डॉक्टर नरमी से, खुशदिली से, मुस्कुराहट के साथ मरीजों का इलाज करें तो वो ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आप नहीं समझते कि डॉक्टर जो हैं वो एक रहमदिल डॉक्टर्स और नॉन पॉलिटिकल डॉक्टर्स और पॉलिटिकल डॉक्टर्स में तकसीम हो चुके हैं। ये जो हड़ताल कर रहे हैं पॉलिटिकल डॉक्टर्स। बिल्कुल ठीक है। अब देखे ना, अब जो पीपल्स पार्टी है वो इनकी हिमायत कर रही है गैर मशरूत। ये बड़ी ज्यादती की बात है। तुम इसलिए हिमायत कर रहे हो डॉक्टरों की कि नून लीग का जो मामला है उनको देखिए ना, मैं समझता हूँ सियासतदानों को मुल्क के लिए सोचना चाहिए। वो हर बात में अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं। तो मैं मिसेस इलियास से अर्ज करूंगा कि मैंने बिल्कुल उनकी हिमायत नहीं की। वहां पर मैं मरीजों के साथ हूँ, मैं खुद मरीज हूँ, मरीज दिल हूँ मैं।
मैं मरीजों के साथ हूँ, डॉक्टरों के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस खेल को बिगाड़ने में औरों का भी हिस्सा है, जिसमें आपने इशारा किया कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसका अहम तरीन हिस्सा है। कुछ मजीद कॉलर भी। और दूसरी बात परवेज अशरफ के बारे में थी, तो परवेज अशरफ को अंडर एस्टिमेट न किया जाए। जो बिजली व पानी की वजारत से खरबों कमा सकता है, राजा से महाराजा बन सकता है, तो अब वो कोई महारानियां तलाश करने की कोशिश करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब लोड शेडिंग तो फिर कम नहीं हुई है, और 14-14 घंटे 16-16 घंटे की शहरों में और 22-22 घंटे की देहात में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। देखिए ना, लोड शेडिंग फिर बात ये आपने खबर पढ़ी है, बलूचिस्तान में एजेंसियां मनमानी कर रही, वज़ीर आज़म ने कहा है। वज़ीर आज़म को कुछ एहसास करना चाहिए, वहाँ पर जो भारत की एजेंसियां मनमानी कर रही हैं, वहाँ पर जो अमेरिका और आलमी एजेंसियां मनमानी कर रही हैं, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। अगर वहाँ पर एजेंसियां मनमानी कर रही हैं पाकिस्तान की, तो खुदा की कसम वो पाकिस्तान को बचाने के लिए कर रहे हैं, और ये एजेंसियां हैं तो बलूचिस्तान जो है वो बचा हुआ है। इस पर मजीद बात भी करते हैं कि रहमान मलिक साहब ने भी एक बयान दिया है, लेकिन कुछ कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? जी हाफिजाबाद से बोल रहा हूँ जनाब। जी हाफिजाबाद से कौन सा बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं न्याजी साहब से ये पूछना चाहता हूँ। फरमाइएगा प्लीज। न्याजी साहब, अगर इसी तरह हर महकमा हड़ताल पे चले जाए तो मुल्क कैसे चलेगा? मिसाल के तौर पे अगर डॉक्टरों के बाद पुलिस हड़ताल पे चले जाए कि हम डकैत चोर डकैत नहीं पकड़ेंगे, फौज का हड़ताल पे चले जाए, जज हड़ताल पे चले जाए, कि ये मुल्क का निजाम किस तरह चलेगा? बाद महकमे ऐसे हैं जिसमें हड़ताल नामुमकिन है। इसी तरह ये इंसानी जानों का मसला होता है, यहाँ हड़ताल करना नजायज है। कुछ लोग MA किए हुए खुदकशियां कर रहे हैं, हमें नौकरी मिल रही, इनको जनाब को 50-60 हजार रुपए की नौकरी मिल रही है, ये हड़ताल पे गए हुए हैं। दूसरा, मैं परवेज लाई साहब, नायब वज़ीर आज़म साहब मोहतरम से ये पूछना चाहता हूँ, जिनके बुजुर्ग को हड्डी दी गई है हुकूमत की जानब से, इनके मोनस लाई लाडले साहब बाप साहब नायब वज़ीर आज़म वापस क्यों नहीं आ रहे? उन पर वो तो सच्चे हैं, बेचारे हैं, मासूम हैं, वो वापस तो आए, अपने बाप की हुकूमत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ वापस क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। अफजाबाद से हमारे बहुत कॉलर थे। शाहदरा लाहौर से सलीम साहब की कॉल शामिल करेंगे अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, डॉक्टरों की बात ये है, मेरी बेटी खुद में अस्पताल में गई, ठीक है, डॉक्टर इतने की आवाज थोड़ी सी प्लीज कम कर लीजिएगा आप। हेलो, डॉक्टर जो है इतने, मेरी बेटी खुद जो है ना अस्पताल में बीमार, एक अचानक चेक नहीं कर रहे थे, रिपोर्ट ला उतनी देर में दम दे दिए। क्या लो कंप्रेशन हुआ है, समझे? इतना डॉक्टरों ने कमाई का जरिया बनाया हुआ, दूसरे हॉस्पिटल अपने बता देते हैं पुराने हॉस्पिटल में जाए, वहाँ बड़ा अच्छा इलाज होगा। ये में अस्पताल की इलाज क्या, यहाँ आप चले जाए, कोई चला जाए तो आपके सामने बड़ा अच्छा होंगे, तो वरना किसी गरीब आदमी के सुनते नहीं है। ठीक है, ये तो बगैर लोग इतने, मतलब आप तो कह रहे हैं बात ना करें, हमें बता, हमने खून क्या शुरू है जी। हम आपके गम में बराबर के शरीक है जी। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने कॉल की। सजाद साहब भी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। एक कॉलर मेरे जी। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। से ये असल में ये डॉक्टर तो है, लेकिन ये ब्लैकमेलर भी हैं जी साथ में। और एक चीज और भी देखने में आ रही है कि सियासतदान जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। हुकूमती एहलकार जो है, ओहदेदारान जो है, आला तरीन ओहदेदारान जो है, वो भी इसमें बयानात दे रहे हैं डॉक्टरों को हक में, और डॉक्टरों को शय मिल रही है इस बात के कि हुकूमत अगर पंजाब की नहीं हमारे हक में आ रही, हक से मुराद ये है कि वो अपने मुतालबात नजायज जो है वो मनवाने की कोशिश में है कि उनके जो ब्लैकमेलिंग है वो हो जाए। ये नहीं सोच रहे कि आप बात भी करते चले। देखें, मुलाजिम का काम होता है नौकरी करना और तनख्वाह का मुतालबा करना। जब नौकरी छोड़ देगा या नौकरी से हाथ खींच लेगा या तंग करना शुरू कर देगा तो तनख्वाह कैसे बढ़ेगी? दूसरी बात यह है कि मैं अपील करता हूँ मरकज को, इस्लामाबाद को, कि वो इस मामले में ना आए, और कुछ खैबर पख्तून में और सिंध में और बलूचिस्तान में जो डॉक्टरों की धमकियां आ रही हैं, पंजाब के डॉक्टरों के, बागी डॉक्टरों के, ब्लैकमेल डॉक्टरों के हक में, ये भी देखने पड़ेगी कि ये इस्लामाबाद का कहीं इसमें कोई हाथ तो नहीं है। इजाज़त चाहूंगा। सजा साहब, थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर्स के हवाले से डॉक्टर ब्लैकमेलर हैं, डॉक्टर सियासी हैं, लोगों की बिल्कुल ठीक है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि YDA पर ही पाबंदी लगा दी जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए डॉक्टर्स को जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस बारे में जरा ठंडे दिल से सोचा जाए कि कभी हमने ब्यूरोक्रेसी के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। ये कितने लोग हैं जो डॉक्टरों के लिए मजम्मत की बात करते हैं, मैं भी मजम्मत करता हूँ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जितना जलील करती है लोगों को, जितना अजियत में मुबतला करती है, कभी ये लोग सड़कों पे आए हैं उसके खिलाफ?
कभी ये लोगों ने एहतजाज किया है? अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने कोई सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं बनाए, वो मुलाजम को मुलजम समझते हैं। अच्छा, डॉक्टरों का रवैया ठीक नहीं है, ब्लैकमेलर है, वो दुरुस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके मुकाबले में आप अफसरान को देखें तो वो क्या है, अफसरान जो कुछ कर रहे हैं इस मुल्क के साथ वो क्या है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने कोई फलाही मनसूबा बनाए, इन्होंने कोई तामीरी मनसूबा बनाए। ये पुल जो है गिर पड़ा है इसका हरनबार बंसपुरे का, तो इसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है। अब ब्यूरोक्रेसी के तमाम अफसरान को कमीशन मिलता है और तमाम नीचे से लेकर ऊपर तक ये रिश्वत का बाजार गर्म है, उस पर तो हम नाराज नहीं होते। और ठेके किसकी मंजूरी से दिए जाते हैं? ठेके अफसरों की मंजूरी से, हुकूमत की मंजूरी, हुकूमत की मंजूरी होती है। ये देखे ना, मैं कहता हूँ हुक्मरान और अफसरान मिले हुए हैं, हुक्मरान और अफसरान मिले हुए हैं, तो इनकी मिली भगत से मैं समझता हूँ कि दुनिया बर्बाद हो रही है। अब ये बताइए कि वफाकी हुकूमत डॉक्टर्स को क्यों सपोर्ट कर रही है और 15 शहरी जो हैं वो जांबाक हो चुके हैं, कॉलर्स की दरबंदाना कॉल आपने कि मरकजी हुकूमत को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये सूबे का मसला है, इसको सूबे का मसला रहने देना चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो वो चीखते हैं कि जी वफाकी हुकूमत के मामलात में ये मुदाखलत कर रहे हैं, रहमान मलिक कहता है, और दूसरी तरफ ये पंजाब का मसला है। पूरे मुल्क के डॉक्टर्स भी अब धमकियां दे रहे हैं कि हम जो है वो पंजाब के डॉक्टर्स के साथ जी, वो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में है ANP गुलाम है पीपल्स पार्टी की, तो वो तो जो करेंगे पंजाब को ब्लैकमेल करने के लिए, पंजाब को जलील करने के लिए वो तो जो करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि नए डॉक्टर्स भर्ती कर लिए जाए, जो भर्ती किए जा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब फिर वो सही कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो भी ठीक है, वो भी दुरुस्त है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारेकार नहीं है। लेकिन मैंने जो अर्ज किया है वो भी बेहतर है, क्योंकि देखिए अगर शहबाज शरीफ इस बात को महसूस कर रहे हैं, वो खून के आंसू रोने की बात कर रहे हैं, तो वो दर्द दिल रखने वाले इंसान है। और मैं समझता हूँ कि इस मसले को हल इमिकेबली हल किया जाए, इस मसले को इस तरह हल न किया जाए कि ये देखिए मरीजों को दुख है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद जो लोग आएंगे क्या वो आसमान से उतरेंगे? वो भी इसी तरह के डॉक्टर होंगे, वो ये मामला करेंगे, क्योंकि सियासी नहीं होंगे, सारी सियासी हो जाएंगे। यहाँ कौन सियासी नहीं है? आप उनसे हलफनामा लिया जाएगा? जी, हलफनामा लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि हलफनामा हर एक से लेना चाहिए। आज तक किसी ने हलफ का कोई एतबार किया, हलफ की पैरवी की है, पाबंदी की है? वजीरों ने की है, वजीर हल्फ नहीं उठाते। ये परवेज अशरफ ने हल्फ नहीं उठाया था जब ये बिजली और पानी का वजीर हुआ था, तो उसके बाद जो करप्शन की है ये जायज़ है, क्योंकि उसने हल्फ उठाया हुआ था। तो हल्फ क्या होता है? खलील जबरान ने एक जुमला कहा था, मैं ये बातें करता रहता हूँ क्योंकि मैं बुनियादी प्लेटर से कहता हूँ। उसने कहा, खलील जबरान ने, कि उसने कहा मैंने मान लिया, उसने इसरार किया, मुझे शक गुजरा, उसने कसम खाई, मैंने कहा झूठ बोलता है। तो जनाब ये झूठ बोलकर ये सब कुछ कर रहे हैं, हलफ उठाकर हलफ खत्म कर दिया जाए। हलफ खत्म ना किया जाए, फिर क्या किया जाए? मैं इसमें तो फॉर्मेलिटी बन चुकी है, यानी ये तो ना मैं किस तरह से बाउंड किया जाए डॉक्टर को कि अवाम की खिदमत के लिए आते हैं, उनके माँ बाप जो पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि अवाम की खिदमत करेंगे और लोगों की दुआएं लेंगे, ना कि लोगों की बददुआएं लेंगे। मैं समझता हूँ, देखिए मैं उनके वालिदैन को नहीं एहसास। मैं डॉक्टरों की हिमायत नहीं कर रहा, शुरू से मेरा रवैया ये है कि इस बात को इमिकेबली हल किया जाए। इसमें डॉक्टर सईद इलाही के बजाय सलमान रफीक आया है, तो उसने बेहतर खुशदिली का मुजाहरा किया है और वो कर रहा है। अच्छा, अब ये मजबूर होकर ये मामला सारा किया जा रहा है जो है, और मैं समझता हूँ कि ये मामला तोड़ चढ़ने वाला नहीं है। पंजाबी के लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे कोई बेहतरी की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि सूरत हाल बिगड़ेगी, अच्छी नहीं बनेगी। जिद में जो मामलात और फैसले किए जाते हैं वो अच्छे नहीं होते। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि दोनों तरफ से लोग जो हैं वो जिद्दी बच्चों जैसा सलूक ना करें, बल्कि वो हिकमत अमली और एक दूसरे से मिलकर मामलात को चलाने की कोशिश। आपकी इजाज़त से एक कॉलर शामिल करना चाहेंगे, आखिरी कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूँ जंग से। जी अब्दुल रज़ाक साहब फरमाइएगा प्लीज। मैं बड़े दिनों से रिसर्च कर रहा था डॉक्टरों पे। मेरा एक यहाँ पे काम है फूड स्टेट का, तो बहुत अरसे से मैं देख रहा था डॉक्टर बता दिए वो, मैंने मुख्तलिफ डॉक्टरों को चेक किया कि 99% ये करप्ट है। ये लोग अपनी मर्जी की मेडिसिन लगाते हैं, मेडिकल वो दवाइयाँ देते हैं जो अपना जिसमें ज्यादा कमीशन इनको मिलती है। ऐसे ऐसे क्लिनिक बने हुए हैं, सब प्राइवेट में खा रहे हैं, बहुत जबरदस्त ज्यादती कर रहे हैं। मैं बड़े अरसे से इनको देख रहा था, पर अब ये हुई है यंग डॉक्टर की। इन यंग डॉक्टरों को भी, मैं काफी सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूँ, जो मेरे जंग से ताल्लुक रखते हैं, मैं टीवी पे देख रहा था। तो ये इनके जो वालिदैन है ना, ये भी करप्ट हैं, जिनमें मैं आपको कई नाम बता सकता हूँ। जैसे जिब्रान डॉक्टर, इसमें मैंने टीवी पे देखा था, तो इसका जो बाप है वो भी ऐसे ही है।
यानी कि इसी तरह औरों को भी मैं बहुत इसी तरह इन सबको जानता हूँ जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अब्दुल रज़ाक साहब। आपने कॉल की वक्त की कमी है, लेकिन जो नुकता आपने पर्सनल नहीं हो रहे, लेकिन जो नुकता है कि जो मेडिकल रैप्स आते हैं वो कमीशन देते हैं, फिर तरगीबात देते हैं, फिर महंगी दवाइयाँ डॉक्टर लिख के देते हैं, इस जानब उन्होंने इशारा किया। ये बिल्कुल ठीक है, ये जो कुछ फरमाया है उन्होंने बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात किस महकमे में नहीं हो रही। मैं PhD डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे दोस्तों को ये शुभ हो, और मैं ये बातें जो डॉक्टरों के मुतालिक करते हैं मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ। डॉक्टरों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर क्या सिर्फ डॉक्टरों को ऐसा नहीं करना चाहिए? अच्छा, मैं बताऊँ इंतजाम आपको कि मसलन मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो हमारे टीचर जो है वो शहर के गरीब तरीन लोग होते थे। बिल्कुल, यानी आप कहते हैं कि दूसरे जो हैं वो गरीबी में, मस्कीनी में, बेचारगी में ज़िंदगी गुजारें और अपनी ड्यूटी दें, और ये जो अफसरान हैं और ये जो हुक्मरान हैं ये मनमानी करते हैं। आप बताएं कि ये कहते हैं कि डॉक्टर को अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है। क्या कोई बताए बंदा कि वो DC के दफ्तर में जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो सेक्रेटरी एजुकेशन के दफ्तर पे जा सकता है? जो उधर से जिल्लत और अज़ियत होती है उसको तो भी करें। मैं समझता हूँ कि इस मामले के जड़ों को पकड़ा जाए, इस मामले के रूट्स को पकड़ा जाए। बिल्कुल सही। और मैं समझता हूँ कि आज भी खुदा की कसम अगर ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल ख़त्म कर दिया जाए सब ठीक हो जाएगा। मेरी ये गुजारिश है, मैं आपसे गुजारिश करूँ इन दोस्तों से माजरत के साथ, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल अस्पतालों से ख़त्म कर दिया जाए और उनको खुद सब कुछ दे दिया जाए। फंड्स भी उनके पास हों, इख्तियारात भी उनके पास हों। खुदा की कसम इससे बेहतर सूरत हाल जो है वो डॉक्टर्स को दे दी जाए, बिल्कुल बेहतर सूरत हाल पैदा हो जाए। अच्छा देखिए, एक सेक्रेटरी हेल्थ जो है या डिप्टी सेक्रेटरी वो BA करता है और CS करके वो मुसल्लत हो जाता है, फिर वो जो मर्जी उसकी करता है, वो डॉक्टरों पर हुक्मरानी करता है, डॉक्टरों पर मनमानी करता है, तो ये भी गलत है। मैं समझता हूँ कि इससे पहले जो वक्त था वो लोगों को शऊर नहीं था, लोगों को पता नहीं था अपनी ज़ात का, अपने होने का। अब पता चल गया है, तो मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को सोचना चाहिए कि मुशर्रफ ने ये किया था कि वो ज़िले हुकूमतें ले आया था, DC को DCO बना दिया था। तो वो वक्त आ जाएगा कि ब्यूरोक्रेसी का मुकम्मल तौर पर लोगों को पता चल जाएगा। और मैं ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोगों की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे ये बता दें एहतशाम आप कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क को ठीक करने के लिए क्या किया है। कोई एक काम बता दें जो उन्होंने किया हो तो फिर तो मैं मान लेता हूँ। शायद ख़राब करने के लिए ज़्यादातर इकदाम किए हैं। इसमें बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना चाहिए, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुँचना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जो गुफ्तगू की है वो आपके सामने कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल कर लेते हैं। नाज़रीन, रहमान मलिक साहब के हवाले से खबर है कि रहमान मलिक बरतानवी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट फिर पेश ना कर सके, अदालत ने दीगर दस्तावेजात मुस्तरद कर दी, शहरियत तर्क करने का फॉर्म ही दिखा दें, चीफ जस्टिस ये दस्तयाब नहीं है, वकील का ये कहना था। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई अहमियत का हामिल बयान शामिल करना चाहेंगे। जजेस तकर्रुर केस के हवाले से ये बयान है कि अदालती हुक्म पर अमल हो रहा है, ना आइन और कानून को माना जा रहा है। चीफ जस्टिस, तासुर पाया जाता है, हुकूमत एहतसाब और एंटी करप्शन केसों में दिलचस्पी नहीं ले रही, क्या जरूरी है हर केस में तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए? जस्टिस जवाद कराची और हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट समेत मुल्क भर की दीगर खुसूसी अदालतों में जजेस तकर्रुर का नोटिफिकेशन आज पेश करने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान और फिर दोहरी शहरियत केस को खबरें में ये एक बहुत दुख देने वाली महाजाराई है जिसको मार्का आराई बना दिया गया है। मैं समझता हूँ हुकूमत ने ये फर्ज कर लिया है कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो उसको नहीं मानेंगे, उसके खिलाफ करेंगे। देखिए ना, रुकनीत ये कहते हैं कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि अदालतों के हुक्म को मानेंगे। बस यही है ना कि मसलन ये एक बात अजीब है कि कहा जाता है कि तमाम कवानीन जो हैं वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनाए जाएंगे। अब ये नहीं कहते कि तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए जाएंगे। इन दोनों बातों में कितना फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये बड़ी ज़्यादती की बात है। इस मुल्क को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क हदूद, हर महकमा अपनी हदूद के मुताबिक काम कर। भाई हदूद क्या है? हदूद तुम खुद मुतय्यन करते हो। अगर ये करें कि हदूदों को यूद कैद भी साथ लगा दें तो फिर मेरा ख्याल है कि ये मामला ठीक हो सकेगा, वरना ये मामला इस मुल्क को बर्बाद कर देगा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी अब तंग आ गई है, तंग आमद। ये देखें, रहमान मलिक की रुकनीत ख़त्म की है सेनेट की जी, तो उसको वजीर की बजाय मुशीर बना दिया है, सीनियर मुशीर बना। अच्छा, सीनियर मुशीर अब बनाया। अच्छा, जब वो सेनेट का मेंबर नहीं था तब भी मुशीर था, जब उस रुकनीत नहीं रही तो अब भी मुशीर है। तो मतलब कि वही प्रणाला वही है। और ये कह जाते हैं हम अदालत को मानते हैं, अदालत का एहतराम करते हैं, ये बड़ी ज्यादती की बात है। और मैं समझता हूँ कि ये दोहरी शरीयत जो है ये बड़ी खतरनाक है।
अल्ताफ हुसैन साहब ने भी मुतालबा किया राजा परवेज अशरफ साहब से कि दोहरी शरीयत वालों के हवाले से कोई बिल लेके आए ताकि वो असम्बलियों में रहें। अल्ताफ भाई के लिए मैं इतना नरम गोश रखता हूँ कि वो सरमादारी के खिलाफ बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, और भी मामला उनके हैं, औरतों के हक में भी है, लेकिन दोहरी शरीयत उनके पास है और वो 7 समुंदर पार बैठे हुए पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। MQM जो है पत्ता नहीं हिलता कराची में उनकी मर्जी के बगैर। तो ये क्या है, दोहरी शरीयत क्या है? दोहरी शरीयत के पीछे बरतानिया है और बरतानिया की इमदाद के बगैर अल्ताफ हुसैन कुछ नहीं कर सकते। तो ये दोहरी शरीयत इसीलिए है कि पाकिस्तान को बर्बाद किया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, दोहरी शरीयत, सस्ती शोहरत, ठीक, और दोगली शख्सियत, ठीक, दोगली शख्सियत। देखिए ना, एक आदमी जो है वो एक आदमी, या तो हम यजीद के साथ हैं या हम हुसैन के साथ हैं। बिल्कुल सही। हम कहें हम दोनों के साथ हैं तो ये बड़ी जाति की बात है। अच्छा, मसला ये है कि ये वो लोग हैं कि जे अगर करबला के ज़माने में होते तो ये यजीद के PRO होते। वक्त की कमी है और मुझे कहा जा रहा है कि कॉलम की जानिब बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, बढ़ते हैं कॉलम की जानिब। आज का कॉलम शेख मंजर आलम साहब का कॉलम है। इन्होंने आज अमन की आशा किस कीमत के उन्वान से पर लिखा है कॉलम और सवालिया निशान भी उठाया। लिखते हैं कि अमन की ख्वाहिश से कोई भी जी शऊर इंसान इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अमन और सलामती के बगैर कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, और खुसूसन बहिस्ते मुसलमान हमारे दीन इस्लाम के मानी ही अमन और सलामती का। मगर इसका यह मतलब भी नहीं कि अपनी गैरत, तहजीब, सकाफत और रिवायत सब कुछ बुलाकर हम सिर्फ अमन की आशा के नाम पर हिंदू तहजीब, हिंदू सकाफत और हिंदू रवायात को अपने मुल्क में फैलाने का लाइसेंस दे दें, क्योंकि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से और खुसूसन पिछले 4-5 साल से मीडिया के कुछ मखसूस ग्रुप, कुछ NGOs और कुछ खुद साख्ता दानिशवर तरक्की पसंदी के जोश में और अपने आकाओं को खुश करने की खातिर खूबसूरत अल्फाज के जहर घोलकर नजरिया पाकिस्तान, मकासद तहरीक पाकिस्तान और बानियान पाकिस्तान पर खुलेआम हमले कर रहे हैं, और वो भी हमारे मीडिया में बैठकर इस मुल्क के नजरियाती असास पर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत फ़िक्र इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जद्दोजहद और नजरिया पाकिस्तान को गलत साबित करने के लिए अपने आकाओं की दलीलें देकर हिंदुस्तान से दोस्ती का हाथ मिलाने की तरगीब दे रहे हैं। मज़ीद कॉलम भी ज़रूर पड़ेगा। बढ़ते हैं आज के नवाब वक्त इदारे की जानिब। आज का नवाब वक्त इदारिया की मुशीर दाखिला रहमान मलिक का कराची को गैर मुस्तहकम करने में भारतीय हाथ मुलविस होने का इल्ज़ाम। मुल्क की सालमियत और शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किसकी जिम्मेदारी है? इदारे की आखिरी जांच है कि इस तनाजुर में अब ज़रूरी हो गया कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी के जरिए गैर मुस्तहकम करने की भारतीय साजिशों के जो भी ठोस सबूत हमारी हुकूमत के पास मौजूद हैं, वह अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के दूसरे आलमी फोरमों पर पेश करके असल भारतीय चेहरा बेनकाब किया जाए। कॉलम और इदारे पर डॉक्टर साहब से मुख्तसर राय। देखिए जी, अमन की आशा क्या है? ये तो निराशा है, और ये लोग भारतीय भाषा बोल रहे हैं, ये बड़ी ज्यादती की बात है। अब देखें ना, कॉलम लिखे जाते हैं, इदारे लिखे जाते हैं, नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट से शोर मचाया जाता है, नवाब वक्त में इदारे लिखे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो काम हो रहा है। देखिए, अमन किसके साथ? अच्छा, आपकी जो इधर मगरबी सरहद है अफगान, वहाँ से हमले तो वहाँ से हो रहे हैं। अमन की आशा तो उस तरफ चलाई जानी चाहिए थी। देखे ना, इधर तो कुछ भी नहीं हो रहा। भारत को इधर जरूरत नहीं हो रही कोई बढ़ने की, जब आगे कोई हमला करने की। हमले तो वहां से हो रहे हैं, हमले तो नेटो कर रहा है, हमले तो। लेकिन अब रहमान मलिक साहब कह रहे हैं कि कराची को गैर मुस्तहकम करने में भी भारतीय हाथ मुलविस है, उनकी रॉ मुलविस है, लेकिन हमारी हुकूमत ही उनके जासूसों को छोड़ रही है। रहमान मलिक को शर्म आने चाहिए, मुझे बड़ा अफसोस है ये बात करती हूँ। उसी ने कहा था बलूचिस्तान के बारे में कि वहाँ भारत का हाथ है, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने? सिर्फ इतला दी थी। हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमारी एजेंसियों का हाथ, हमारी कराची के बारे में वो इतला दे रहे हैं, तो वो वज़ीर इतलात हैं या वज़ीर दाखिला है, क्या है वो? मैं समझता हूँ कि कराची का जो मनसूबा है उसको पाकिस्तान से अलग करने का वो बड़ी देर का है। वो बंदरगाह है, अगर बंदरगाह न रही पाकिस्तान के पास तो क्या रहेगा? उधर ग्वादर के बारे में साजिशें हो रही हैं, इधर कराची के बारे में साजिशें हो रही हैं, और जिस मुल्क के साथ समंदर नहीं होता तो वो मुल्क ही नहीं होता। और अफसोस के साजिशें करने वाले मुल्क को हम अपना बेहतरीन दोस्त करार दे रहे हैं। इंतहाई अफसोस और शर्म का मुकाम। भारत जो कुछ कर रहा है वो तो कर रहा है, भारत के एजेंट बनकर जो कुछ यहाँ कर रहे हैं लोग, उन पर तो तवज्जो देनी चाहिए। भारत से तरबियत हासिल करके आते हैं, कराची में दहशतगर्दी करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन अवाम के सामने नहीं पेश किया जाता है। रहमान मलिक साहब ये जानते हैं कि भारत करा रहा है, वो ये भी जानते हैं कि भारत के एजेंट कौन कौन हैं, जरा वो अपने गिरबान में भी झांकें। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती की बात है। वो हमारे वजीर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए
कि वो पाकिस्तान के वज़ीर हैं, वो भारत के वज़ीर कभी नहीं बन सकेंगे, वो बरतानिया के वज़ीर कभी नहीं बन सकेंगे। बरतानिया में तो उन्हें कोई लिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए इस मुल्क का वो हक अदा करें जिसने उन्हें वज़ीर शरीर बनाया, जिसने उन्हें वज़ीर दाखिला बनाया, जिसने जरदारी को सदर बनाया, जिसने गिलानी जैसे अहम आदमी को वज़ीर आज़म बनाया और परवेज़ अशरफ को। तो ये जो कुछ कर रहे हैं ये कर रहे हैं। मैंने एक मरतबा पहले भी आपसे कहा था कि पाकिस्तान के दुश्मन है भारत, पाकिस्तान का दुश्मन है अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान का दुश्मन सबसे बड़ा पाकिस्तान के हुक्मरान है। पाकिस्तान के सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान के हुक्मरान ही है। और इसी बात के साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी साहब का। आप तशरीफ रहे, बहुत अहम मौज़ूआत पर बात हुई और बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह के नीचे इसमें भी आपसे बात होगी। आखिर में फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह शामिल करते हैं इजलास मुस्लिम लीग लखनऊ 15 अक्टूबर सन 1937 को कायद आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि मैंने पहले भी कई बार इशारा किया है कि मुसलमानों का एक गिरोह पूरी जमात से बिछड़ा हुआ है, इसका चेहरा अंग्रेजों की तरफ है और पीठ हमारी तरफ। अगर उन्हें अब तक तल्ख नताइज का एहसास नहीं हुआ तो फिर कभी ना होगा और यकीनन ऐसे लोगों से हमें बचना है। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इन दुश्मनों से, इन मुनाफिकों से और इन मीर जाफर और मीर सादिकों से हमारे प्यारे वतन अजीज़ को, वतन पाकिस्तान को और इस पाक सरज़मीन को महफूज रखे और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। एहतशाम रहमान को नवाब वक्त टुडे से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।